वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले एक घटना मेरे साथ घटी, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं घर पर बैठा हुआ था और मेरा बेटा मेरे पास आया और बोला कि पापा अब क्या कोरोना की तीसरी लहर आएगी और उसमें क्या बच्चे मरेंगे। तो एक 9 साल के बच्चे से जब मैंने ये सेंटेंस सुना, उसका वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ जो उसने बोला मुझे, तो मैंने कहा बेटा तुम्हें किसने कही ये बात। बोले पापा नीचे टीवी में भी दिखा रहे हैं और दाता साहब और भाभू, मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं, कि दाता साहब और भाभू वो भी आपस में बात कर रहे हैं कि अब ये जो तीसरी लहर आएगी ये बच्चों के लिए बहुत जानलेवा साबित होगी, खतरनाक होगी, ऐसा दिखा रहे हैं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा नहीं नहीं कोई तीसरी लहर नहीं आएगी, तुम टेंशन नहीं लो, चिंता नहीं करो। तो बोले नहीं आएगी। मैंने कहा नहीं नहीं आएगी, कोई तीसरी लहर नहीं आएगी, खेलो जाओ भैया के साथ खेलो। वो चला गया, थोड़ा जो वरीड था, टेंस था, कुछ उसका जो एक्सप्रेशंस थे वो खुश होकर के वहाँ से चला गया। अब दोस्तों ये सेंटेंस तो मैंने उसे मोटिवेट करने के लिए, उसका मूड ठीक करने के लिए कहा, क्योंकि शर्तिया 100% कोई भी ये चीज़ नहीं कह सकता है कि तीसरी लहर आएगी या तीसरी लहर नहीं आएगी, ये तो हमें भी नहीं पता। लेकिन जिस तरह से इस दूसरी लहर ने, सेकंड वेव ने हम सब लोगों को हिला के रख दिया है, तो ये तो ज़रूरी चीज़ है कि हमें प्रिपेयर रहना होगा। हमें अगर थर्ड वेव आती तो ऐसे नज़ारे, ऐसे दृश्य हमारे सामने नहीं होने चाहिए। पहली लहर जब आई थी, फर्स्ट वेव के अंदर ये देखा गया कि ज़्यादातर बच्चे जो पॉजिटिव थे वो एसिम्प्टोमेटिक थे, उनके अंदर लक्षण नहीं थे। लेकिन जब ये सेकंड वेव आई है, सेकंड वेव के अंदर बहुत से बच्चों के अंदर लक्षण आए हैं। हालांकि गंभीर बीमारी अभी भी बच्चों में नहीं थी, भगवान की कृपा है, लेकिन इस बार बच्चे पहली वेव के मुकाबले लक्षण लेकर के आ रहे थे। तो अब ये अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि तीसरी वेव जो आए और उसमें बच्चों के जो लक्षण है या बच्चों की जो बीमारी है ये अपना गंभीर रूप धारण कर ले। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में मैं आपके साथ ये सब शेयर नहीं करूंगा कि हाँ मास्क वाली बात है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, हैंड वॉशिंग है, ये सब आपको पता है। आप पिछले 1.5 साल से इन सब चीज़ों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है, ये तो मस्ट है, करना है, और इसके हम रिजल्ट्स भी देख रहे हैं। तो इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आज का जो मेरा वीडियो है, मैं इसमें आपके साथ बात करूँगा कि अगर बच्चा छोटा है आपके घर में, 5 साल से कम उम्र का बच्चा है और वो बीमार हो गया है, सस्पेक्टेड है कि वो कोरोना से ग्रसित तो नहीं हो गया है या बीमार हो गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे की जो बीमारी है, उसके जो लक्षण हैं वो कहीं गंभीरता की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, उसकी बीमारी सीवियर तो नहीं होती जा रही है, सीरियस तो नहीं होती जा रही है। तो ये वीडियो मैं आज आपके साथ ये चीज़ें इसके अंदर शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी बात मैं आपके साथ बात करूँगा कि कोरोना वायरस और ये कैसे बीमारी कर रहा है। देखिए हो क्या रहा है कि कोरोना का जो वायरस है, ये जैसे फ्लू के वायरसेज हैं जो आपके खांसी, जुकाम, बुखार लाते हैं और फेफड़ों को संक्रमित करते हैं, निमोनिया करते हैं, इनको ख़राब करते हैं। ये भी अपने लक्षण उसी तरह से लेकर के आ रहा है बॉडी में जा कर के। और फेफड़े जो हैं उसके टारगेट ऑर्गन हैं। उसके अलावा भी हम देख रहे हैं बहुत सी जगह पर कॉम्प्लिकेशंस हैं, बॉडी के ऑलमोस्ट हर ऑर्गन के अंदर ये एंट्री कर रहा है, पर जो प्राइमरीली टारगेट ऑर्गन जो हैं वो फेफड़े हैं, उनको ख़राब कर रहा है। इसीलिए सीटी स्कैन करा करके देखते हैं कि फेफड़ों का कितना प्रतिशत भाग क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ पर जो हमारे लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, इनका काम क्या रहता है। देखिए ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हवा से हवा ली, ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर गई और फेफड़ों ने उसे ब्लड में डाल दिया और ब्लड उसे आपकी पूरी बॉडी को डिलीवर कर रहा है। बाहर से ऑक्सीजन फेफड़ों के पास और फेफड़ों से ब्लड में, ब्लड से पूरी बॉडी के पास में। ऐसी स्थिति में यदि मान लीजिए फेफड़े क्षतिग्रस्त हो गए हैं, फेफड़ों में समस्या आ गई है, तो क्या होगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। अब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है तो एडल्ट्स में तो हम क्या कर रहे थे, पल्स ऑक्सीमीटर यूज कर रहे थे, फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर को यूज किया, इसको डाला, आपने ऑक्सीजन का लेवल देखा कि ऑक्सीजन कितनी आ रही है। जहाँ पर हमें पता है कि कट ऑफ वैल्यू है भाई 93% से नीचे आप जा रहे हैं, आपको सारी गाइडलाइन बताई गई थी कि इस तरह ध्यान रखना है। तो जो बड़े लोग हैं, एडल्ट हैं या बड़े बच्चे हैं, उनमें तो ये डिवाइस बहुत उपयोगी है। ये आपको बता देगा कि हाँ ऑक्सीजन घट रही है ब्लड के अंदर। लेकिन बच्चे, छोटे बच्चे, उनके अंदर वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, ये बहुत अच्छे से फिट नहीं हो पाता है, या कई बार वो हिलाते रहते हैं तो वैल्यूज़ गड़बड़ रहती हैं। तो
तो यहाँ हम कैसे देखें कि बच्चे के अंदर वो बीमारी जो है वो गंभीर लक्षण तो नहीं ले रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पेरेंट्स, नॉर्मली बच्चे या हम जो सांस लेते हैं वो मैकेनिज्म कैसे होती है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं इसे थोड़ा सा एक सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हमारा जो ब्रेन है, मास्टर प्लेस जो है हमारा, यहाँ से यहाँ पर एक सेंटर है जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर, और रेस्पिरेटरी सेंटर से एक मैसेज जाता है, एक ड्राइव जाती है, और हमारी बॉडी में एक बड़ी मसल है जो कि हमारे पेट को चेस्ट से, थोरैक्स से अलग करती है, इनके बीच में है, जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। तो यहाँ से जो मैसेज आया वो डायफ्राम के पास जा रहा है, और ये डायफ्राम ही हमारे सांस लेने के लिए सबसे बड़ी मसल है। इसी की वजह से हम सांस लेते हैं। नॉर्मल वेज के अंदर ये अकेली सफिशिएंट होती है, इसे कोई दूसरी मसल की यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे ही वो मैसेज डायफ्राम के पास जाता है, ये मसल नीचे की तरफ चली जाती है। जब हम सांस ले रहे होते हैं इंस्पिरेशन के टाइम पे, जैसे नीचे की तरफ गई, हमारा जो चेस्ट केज है वो बड़ा हो गया है, यहाँ एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया है, और बाहर से कुछ हवा हमारे बॉडी के अंदर आ गई है, फेफड़ों के अंदर आ गई है। ये उसी तरह से जैसे आप एक बैलून को फुला रहे हैं, आपने बैलून लिया, उसमें फूंक मारी है, तो यहाँ आपने वर्क किया है, काम किया है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। लेकिन जैसे ही बैलून में आपने फुला करके छोड़ दिया, हवा वापस बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि बैलून एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, उसकी एक नेचुरल एक टेंडेंसी कि वो वापस अपनी शेप में आएगा। तो ऐसे ही हमारे जो फेफड़े हैं, हमारा जो रिब केज है, ये भी इलास्टिक स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे ही एक बार हवा अंदर गई, उसके बाद नेचुरल वो अपनी शेप में आते हैं, और जब हम हवा को छोड़ते हैं तो ये एक पैसिव प्रोसेस है। तो ये एक प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। एक ड्राइव आई, उसने आपकी डायफ्राम को नीचे करा, वो ड्राइव कट हो गई, कट होते ही वापस फेफड़े जो हैं वो अपनी जगह पे आ गए। तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें देखनी है। बच्चा घर में है, बीमार दिख रहा है, तो आप दो चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ कि बच्चा 1 मिनट में सांस कितनी बार ले रहा है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट कितनी है, वो आप कैसे देखेंगे। बच्चा जब सो रहा हो उस समय उसके कपड़े हटा करके और उसके पेट वाले भाग को देखिए कि ये 1 मिनट में कितनी बार ऊपर नीचे हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपको पूरा 1 मिनट तक काउंट करना है। और यदि ये 1 मिनट की काउंटिंग बच्चा 2 महीने तक का है, 0 to 2 months, जन्म से लेकर 2 महीने तक का है, और ये रेस्पिरेटरी रेट 60 या 60 से ऊपर आ रही है, मामला गड़बड़ है, डॉक्टर के पास जाना है, तुरंत दिखाना है। यदि बच्चा 2 महीने से 1 साल के बीच का है और ये सांस की गति 50 या 50 के ऊपर आ रही है, मामला गड़बड़ है, वही बात, डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। और तीसरी बात, यदि बच्चा 1 साल से 5 साल के बीच का है और ये रेस्पिरेटरी रेट 40 या 40 के ऊपर है, तो भी स्थिति खराब है, वही बात कि हमारे को एक अलार्मिंग साइन है। दोस्तों, ये तो बात हुई रेस्पिरेटरी रेट की। मैंने आपको बताया बच्चा सो रहा हुआ है, उसके कपड़े हटा करके एब्डोमेन पे देख रहे हैं, पेट को देख रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं। 1 मिनट तक कैलकुलेट करना है, 1-1 मिनट करके आप 2 या 3 बार जरूर करें, तब आपको पूरा पता चल जाएगा कि वास्तव में कितना रेस्पिरेटरी रेट कितनी आ रही है। अब देखिए, यदि बच्चे की बीमारी की गंभीरता बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, केवल आपके बच्चे की जो डायफ्राम वाली मसल है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा, उसका वर्क सफिशिएंट नहीं रहता। ऐसी स्थिति में हमारी जो दूसरी मसल्स हैं, जिनको हम बोलते हैं सहयोगी मसल्स या एसेसरी मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन, वो अपना काम करने लग जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो सहयोगी मसल्स एक्टिव हो जाती हैं, तो आप उनको देख करके पता कर सकते हैं कि हाँ, बीमारी की गंभीरता बढ़ती जा रही है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको तुरंत एक्शन लेना है। वो आपको कैसे पता चलेगा? बच्चे के यहाँ पर, जहाँ पर आपका रिब केज खत्म हो रहा है, एब्डोमेन स्टार्ट हो रहा है बच्चे का, यहाँ पर खड्डे पड़ने चालू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि वहाँ पर जब वो बच्चा सांस ले रहा है तो यहाँ पर खड्डे पड़ रहे हैं। ऐसे ही जो बीच की मसल्स हैं, रिब्स के बीच की मसल्स, इनके अंदर खड्डे दिखाई देंगे। ये जो पार्ट है आपकी कॉलर बोन के ऊपर, यहाँ पर खड्डे पड़ने लग जाएंगे। मतलब जो ये सारी मसल्स हैं ये एक्टिव हो गई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को फेफड़ों पर डालने के लिए अकेली डायफ्राम सफिशिएंट नहीं हो रही है। देसी भाषा में मैंने देखा लोग इसे बहुत अच्छे से समझते हैं। गांव की तरफ के लोग बताते हैं कि इसे पसलियां चलना बोल दीजिए,
या हम लोग जो बोलते हैं चेस्ट में रिट्रैक्शंस आ रहे हैं, सबकोस्टल रिट्रैक्शंस हैं, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस हैं, अगर ये प्रेजेंट हैं तो मतलब बीमारी की गंभीरता बढ़ती जा रही है। अभी देखिए मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आप इसमें देखिए कि यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चे के रिट्रैक्शंस या जो ये खड्डे हैं वो आप देख सकते हैं कि वो पड़ रहे हैं। इस समय आप उसकी सांस की गति को भी देख सकते हैं, साथ में रेस्पिरेटरी रेट कितनी चल रही है, 1 मिनट तक रेस्पिरेटरी रेट भी देखिए और साथ में खड्डों की इंटेंसिटी भी देख सकते हैं। अब ये जो दूसरा वीडियो है आप इसमें देखें कि यहाँ पर बच्चे की बीमारी की गंभीरता बढ़ गई है, रिट्रैक्शंस जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, खड्डे ज़्यादा मात्रा में पड़ रहे हैं, मतलब मसल्स को और भी वर्क करना पड़ रहा है जो एसेसरी मसल्स हैं। तो आप इन दो चीज़ों से, आपको जो मैंने आपको बताया है, इन दो चीज़ों से आपको असेस हो जाएगा रेस्पिरेटरी रेट और कहीं पर एसेसरी मसल्स जो हैं वो एक्टिव तो नहीं हो रखी हैं। इस तरह के चेस्ट के रिट्रैक्शंस, सबकोस्टल रिट्रैक्शन या इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस ये बच्चे में प्रेजेंट तो नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देना चाह रहा था कि यदि ऐसी स्थिति आपको लगती है, बच्चे को तुरंत पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएं, डॉक्टर के पास लेके जाएं। यहाँ एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, हम मदर के स्टेटमेंट को बहुत वेटेज देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर मदर ये कह रही है कि आज मुझे मेरा बच्चा ठीक नहीं लग रहा है, कहीं गड़बड़ है, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। हो सकता है बच्चा आपको ठीक दिख रहा हो, लेकिन यदि मदर ये कह रही है तो उसे पूरे तरीके से देखना होगा, क्योंकि वो उसे अपना दूध पिला रही है, उसे अपने से लगा करके रखती है। तो मदर को एक इंट्यूशन आ जाता है कि हाँ आज ये उस तरह से दूध नहीं पी रहा है, या आज इसकी बॉडी मुझे वैसे फील नहीं हो रही जैसे नॉर्मली फील होती है। जब भी आपको ये फीलिंग आती है मदर्स को, आप डॉक्टर्स के पास जाइए, पीडियाट्रिशियन को दिखाइए। देखिए छोटे बच्चों को जितना जल्दी आप डॉक्टर को दिखाते हैं, बीमारी की गंभीरता से हम उतने ही बचे रहते हैं। तो लापरवाही नहीं, घर पे नहीं रहना है। बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है, अच्छे से यूरिन जा रहा है, एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है, फीड बढ़िया कर रहा है। लेकिन जहाँ आपको ऐसे कुछ भी साइन नज़र आए, छोटे बच्चे में स्पेशली, कि वो आज फीड नहीं कर रहा है, आज उसका यूरिन आउटपुट कम है, डल हो रखा है, इनएक्टिव है, यूजुअल डेज वाली उसकी एक्टिविटीज़ नहीं है, आप जरूर अपने डॉक्टर को दिखाइए, जो भी आपके पीडियाट्रिशियन है, फैमिली फिजिशियन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। इसी वीडियो की आगे की जो सीरीज़ रहेगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कि बच्चों की इम्यूनिटी लेवल कैसे बढ़ाएं, क्योंकि यदि ये बीमारी आती है, कोई थर्ड वेव आती है, तो बच्चे इम्यून रहें, उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे, या तो वायरस यदि एंट्री कर ही नहीं पाए, करता है तो वो उससे आसानी से लड़ सकें, लक्षण नहीं आए तो बहुत हल्के आए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए। और आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।